ये जो 7th डिस्कोर्स है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये हम जो कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, जो अब तक होता है, आगे भी क्या होगा, इन सब का आंसर ये सिद्धांत देने वाला है। तो ये डिस्कोर्स आपको जब भी समय मिले ये पूरा देखना, ये आधा अधूरा मिस करने जैसा नहीं है। और क्योंकि हमारे साइंस वाले पार्ट जो है प्लेलिस्ट का, वो हम वैसे भी उसके एंड पे आ गए हैं, तो 2 से 3 डिस्कोर्सेस और बचे हैं शायद साइंस वाले एस्पेक्ट में। उसके बाद हम सिर्फ प्योर फिलॉसफी में एंटर करने वाले हैं। हाँ, मगर उस फिलॉसफी के लिए ये सिद्धांत बहुत आवश्यक थे, इसलिए पहले हमने ये कवर किए। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। ये दोनों हमारे बहुत काम आने वाले फिलॉसफी में, ये हमारा आधार बनेगा। हम ग्रेविटी और एटम के कुछ नियम, थर्मोडायनेमिक्स और इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके ही अपने सारे के सारे सिद्धांत का निर्माण करेंगे। तो फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था थर्मोडायनेमिक्स में। उसका पहला नियम कि सब कुछ एनर्जी ही है और एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, नई एनर्जी बनाई नहीं जा सकती और पुरानी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। एनर्जी हमेशा अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, ना आप और ऐड कर सकते हो कि गुंजाइश नहीं है ऐड करने की, अनलिमिटेड है, ना आप माइनस कर सकते हो, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी चीज़ को, वो उसका अपना केवल रूप बदलती रहती है। ये पहला सिद्धांत संक्षिप्त में। दूसरा एंट्रोपी यानी रैंडमनेस, इक्वालिटी, इवननेस। कोई भी चीज़ इवन होने की कोशिश करेगी, यानी ठंडे और गर्म को मिला दो तो सादा पानी बन जाएगा। सब एक सरीका होने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैलने और रैंडमली स्प्रेड होने की कोशिश करेंगे। एक पेन के होल्डर को आप गिरा दो नीचे, वो कैसे भी स्प्रेड हो सकता है। कोई भी पेन, रबर, पेंसिल, मार्कर कहीं भी जाके गिर सकता है। वो नहीं चाहेगा कि वो एज इट इज़ स्ट्रेट नीचे गिरे और सब अपनी जगह पे बना रहे। हर एक वस्तु की ये टेंडेंसी होगी कि वो फैल जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और तीसरा फ्रीजिंग। आप एनर्जी को कभी भी पॉज नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, -273 डिग्रीज, जिसे बेसिकली ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो उस टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है, यानी कुछ भी चीज़ स्प्रेड नहीं होती, एनर्जी लॉक हो जाती है, हिल नहीं सकती, और ये स्टेट बेसिकली अचीवेबल नहीं है। तो अब आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, जो कि हमें दिया था हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने। इसे पॉपुलरली इसी नाम से जाना जाता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका बेसिक सा अर्थ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये भी। वो तो लोगों ने बना रखा है उल्टे सीधे शब्द यूज़ करके और मैथमेटिकल इक्वेशन डाल डाल के। वो टफ है नो डाउट, मगर आपको ये सिद्धांत समझने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आप बिना उसके समझे हुए ये सिद्धांत समझ सकते हो। और बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं मगर कि इसको ग्रॉस तरीके से नहीं समझा सकते, मगर मैं चैलेंज करता हूँ अगर मेरी बात गलत हो तो वो सिद्ध कर दे। बहुत सारे साइंटिस्ट और आप कोचिंग सेंटर्स में, सिलेबस में, स्कूल्स के आप देखोगे जहाँ वो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी सिर्फ सिर्फ क्वांटम लेवल पर अप्लाई होती है, ग्रॉस पर नहीं। अब इसका मतलब क्या है मैं आगे समझाता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटी हर एक जगह पर अप्लाई होती है, हर एक चीज़ पर अप्लाई होती है। कोई ग्रॉस नहीं, कोई क्वांटम नहीं, सब जगह अप्लाई होती है अनसर्टेनिटी। कैसे होगी मैं बताऊंगा आगे। ऐसा आपको जो भी बोलता हुआ दिखे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप कोई ग्रॉस एग्जांपल दो और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए वो बोले कि नहीं आपको नहीं पता है, ये सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है, तो आप समझ लेना कि वो एक बुकिश व्यक्ति है, वो किताबी कीड़ा है और उसे सिद्धांत की कोई जानकारी नहीं है, वो डेफिनेशंस याद रख के आ गया। तो अब फिर से हमारे दो मेन कैरेक्टर्स के बीच में चर्चा शुरू होती है। वेदांत ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, कुछ तो उसके दिमाग में आया। उसने पूछा कि आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1836 गुना छोटा है, वज़न में भी और साइज़ में भी। तो फिर आपने ये भी बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है स्पीड में बहुत ज़्यादा। तो वो अभी क्या इस वक्त भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और कितनी स्पीड में कर रहा है? क्या वो हर समय घूमता रहता है? ऐसा कोई समय आता है जब वो रुक जाता है? तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं, वो कभी रुकता नहीं है। वो रुकेगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, जैसा हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसा दिखेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन के घूमने से ही हमें ये ऑब्जेक्ट दिखता है, जब वो घूमता है तभी हमें इल्यूजन होता है। तो उसने कहा इल्यूजन यानी, तो वो मैं बाद में समझाऊंगा। अब पहले तुम ये समझो, जो तुमने मूलभूत प्रश्न पूछ लिया है कि उसकी रफ्तार कितनी है और वो इस समय कहाँ है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बहुत सारा
गणित इक्वेशन और दिमाग खपा के उन्होंने एक थियोरी दी थी, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। उसका मूलभूत सिद्धांत ये है कि हम कभी भी क्वांटम पार्टिकल्स, क्वांटम यानी एटम के अंदर के उससे भी छोटे, एटम से छोटे चीज़ों को क्वांटम कहते हैं। क्वांटम यानी बहुत छोटा, एटम से भी छोटा बेसिकली। तो उन पार्टिकल्स को हम क्वांटम पार्टिकल्स बोलते हैं जो सब एटॉमिक हो। तो क्वांटम पार्टिकल्स की रफ्तार और उनकी लोकेशन एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे हम ट्रैक नहीं कर सकते। ये सिद्धांत दिया था उन्होंने। यानी इसको थोड़ी सरल भाषा में बताऊं तो कि इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि घूम रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, मगर वो इस समय कहाँ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ है, क्योंकि वो इतना छोटा है और इतनी रफ्तार से घूमता है कि हम कभी भी उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो भी यहाँ है, ये देखो ये रहा, पकड़ा गया। ऐसे हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। या तो हम उसकी रफ्तार देख सकते हैं, या तो हम वो कहाँ है वो देख सकते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और जितना आप रफ्तार कैलकुलेट करने पे जाओगे, आप पोजीशन से उतना ही दूर चले जाओगे। यानी आप जब स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखो कि वो चक्कर कितनी जल्दी जल्दी काट रहा है, तो आप स्पीड पे ही ध्यान देते रह जाओगे, आपको उसकी पोजीशन का कोई ज्ञान नहीं होगा। जितना ध्यान स्पीड पे होगा उतना ध्यान पोजीशन से दूर हो जाएगा। जितना ध्यान आप पोजीशन पे दोगे, आप रफ्तार का पता नहीं लगा पाओगे। तो अगर आप रफ्तार का पता लगाओगे तो वो कहाँ है ये हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी, और अगर आप कहाँ है ये पता लगाओगे तो रफ्तार हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी। आप दोनों चीज़ें सेम टाइम पर नहीं ढूंढ सकते। ये उन्होंने मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव करके दिखाया था। ये शायद तुम्हें अब भी समझ में ना आया हो, तो अब मैं थोड़ा सा ऑफ डायरेक्शन जाके तुम्हें समझाऊंगा नॉर्मल आम लोगों की भाषा में। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके मेरे विरोध करते हैं मेरा, मगर फिर भी जो सच है वो सच है। वो नहीं मानना चाहते, उनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो तुम्हें जो सच है वो बताऊंगा, हमारे रियल लाइफ में जो हमारे काम का है। सबसे पहले अनसर्टेन देख लो। अनसर्टेन का मतलब सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है कहाँ है, उसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है एग्जैक्टली। जैसे तुम अभी सामने मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हो, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और तुम उठ के कुछ भी कर सकते हो, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। तुम खड़े हो, वहाँ सोफे पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, बेड पर लेटे हो, मुझे नहीं पता चलेगा। तो तुम्हारी पोजीशन मेरे लिए अनसर्टेन हो जाएगी। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। समझ लो मैं 5-10 मार्बल्स मेरे हाथ में लिए मैंने, कंचे जैसे कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। 5-10 मार्बल्स मैंने लिए और मैंने तुम्हें बताया कि एक मार्कर है, ये वाइट कलर का मार्बल है, उस पर मैंने मार्कर मार दिया है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मैं ये सारे के सारे 10 मार्बल्स एक साथ फेंकूंगा ज़मीन पे ज़ोर से, स्पीड में। मगर तुम्हें ना सिर्फ ये ध्यान रखना है, तुम्हें बाकी सबको इग्नोर कर देना है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये जो वाइट वाला मार्बल है जिसमें मैंने मार्कर मारा हुआ है, ये कहाँ है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। तो जब मैं इसे फेंकूंगा और जब तुम इस पर ध्यान दोगे, क्या तुम्हें इसकी रफ्तार का कुछ पता होगा कि ये कितनी स्पीड में जा रहा है, या क्या तुम तो वैसे देखते रहोगे, ये जहाँ जहाँ जा रहा है इसे फॉलो करोगे, चाहे धीरे जाए या स्लो जाए, तुम इसे बस पकड़ने की कोशिश करोगे कि हाँ ये रहा मेरी आंखों के सामने ही है। क्या ऐसा होगा? वेदांत ने कहा ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि तुम उसकी पोजीशन को ट्रैक करना चाह रहे थे, उस चक्कर में तुम रफ्तार नहीं पकड़ पाए। अब तुम्हें ये जो मार्बल पे मैंने मार्कर मारा है, तुम्हें बस ये देखना है कि कितनी गति से जा रहा है, या सारे के सारे मार्बल्स कितनी गति से जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं। तो क्या तुम सबकी इंडिविजुअल पोजीशन ट्रैक कर पाओगे कि सब इस पॉइंट पे कहाँ है? तुम बस इनकी स्पीड देखोगे कि यहाँ कितनी, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कितनी देर तक पहुंचे। मेरा ने कहा ये भी बात सही है। तुम कभी भी क्वांटम ऑब्जेक्ट्स की स्पीड और वेलोसिटी और उनकी पोजीशन 100% सेम टाइम पे ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये बड़े ऑब्जेक्ट्स में करना पॉसिबल है, जैसे एक कार है, वो एक 60 km/h की स्पीड पे जा रही है, तो उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों ट्रैक करना बहुत ईजी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और स्पीड बहुत कम है, तो दोनों ही हमारे लिए एडवांटेज है। मगर क्वांटम लेवल पे क्या होता है, दोनों ही डिसएडवांटेज हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम कभी भी इसे ट्रैक नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, उसके सिद्धांत में ये भी है, ध्यान से समझना। उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल को हम ऐसा डिवाइस बना लेंगे जो ये दोनों चीज़ साथ में कर पाएगा। ये फिजिक्स के लॉस के ही खिलाफ है, ब्रह्मांड हमें ऐसा करना ही नहीं देगा।
हम कभी भी किसी भी चीज़ का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रॉन का पता लगा लिया ना 100%, तो फिर हमसे कुछ भी छुपेगा नहीं। हमें फ्यूचर पता चल जाएगा अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया तो, और फ्यूचर हमें पता चल नहीं सकता क्योंकि वो फिजिक्स के लॉस के खिलाफ है। तो वेदांत ने कहा फ्यूचर क्यों नहीं पता लग सकता, क्यों ऐसा है मगर कि हम फ्यूचर नहीं जान सकते। उसने कहा बस है ऐसा, अब इसका कोई कारण नहीं है, हम फ्यूचर नहीं जान सकते, बस यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है इसका। एज ऑफ नाउ मॉडर्न साइंस मैं तो इतना ही जानता हूँ। तो क्योंकि सारा का सारा फ्यूचर इसकी मूवमेंट्स पर, इसकी पोजीशन पर निर्भर करता है, इसलिए हम दोनों चीज़ एक टाइम पे पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति दोनों चीज़ एक टाइम पर पता लगा सकता है वो फ्यूचर जानने में सक्षम है, क्योंकि उसे पता है आगे क्या होने वाला है। अरे हम एक एटम में जिसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उसका ही पता नहीं लगा सकते, तो पूरे ब्रह्मांड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैक हम कहाँ से रखेंगे? हम कुछ नहीं जान सकते फ्यूचर। तो ऐसी कोई एंटिटी चाहिए हमें जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक कर सकती है उनकी स्पीड के साथ साथ। ऐसी एंटिटी बता सकती है कि फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर जानती है। तो वेदांत पूछता है ऐसी एंटिटी कौन है? तो साइंटिस्ट ने कहा कि अभी ऐसी है कोई एंटिटी नहीं है, तुम फिर से ईश्वर के ख्याल की तरफ जा रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें फ्यूचर जानना है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना पड़ेगा कि वो कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं, कितनी रफ्तार से। और ये चीज़ें हम नहीं जान सकते किसी भी स्थिति में, पूरे ब्रह्मांड के विषय में हम नहीं जान सकते। तो जो भी ये जान सकता है वो पक्का ईश्वर ही होगा। अब क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व में एज अ साइंटिस्ट कम्युनिटी हम नहीं मानते, तो एज ऑफ नाउ तुम इस टॉपिक को छोड़ दो, सिद्धांत समझो कि तुम नहीं जान सकते। वेदांत ने कहा ठीक है, मगर मुझे फिर भी ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, आप मुझे और सिंप्लीफाई करके बताइए जैसा आपने पहले बताया था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मगर जहाँ भी तुम देखोगे, भले ही इंटरनेट पे या स्कूल कॉलेजेस में, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये क्वांटम पार्टिकल से ही समझाते हैं। ये बड़े पार्टिकल्स में इसे अप्लाई करने को मना करते हैं। हालांकि ये अप्लाई होता है, कैसे होता है मैं बताऊंगा, मगर ये लोग मना करते हैं, तो इनकी बातें मत सुनना तुम। वेदांत समझ लो तुम रात को सो रहे हो, रात के 2 बजे तुम्हें प्यास लगी, गर्मी का मौसम है, और तुमने डिसाइड किया कि फ्रिज में से निकाल के ठंडा ठंडा पानी पीना। ओके, वेदांत ने कहा ठीक है। तो साइंटिस्ट पूछता है क्या लगता है तुम्हें, तुम पी पाओगे, पानी पी लोगे? वेदांत ने कहा हाँ पी लूँगा, प्रॉब्लम क्या है, प्रोवाइडेड वहाँ मैं होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, फ्रिज में ठंडा पानी होना चाहिए, हाँ तो मैं पी लूँगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? साइंटिस्ट ने कहा इतना सिंपल होता तो बात ही क्या थी। तुम्हारे होते हुए, फ्रिज के होते हुए, फ्रिज में ठंडा पानी होते हुए भी तुम पी पाओगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक तुम पी नहीं लेते तब तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि तुम पी पाओगे या नहीं। वेदांत ने पूछा अब कैसे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। उन्हें कहा मान लो तुम पानी पीने के लिए उठे, तो क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? हो सकता है तुम्हारे बेड के नीचे सांप हो, तुम्हें डस ले, तुम्हारी वहीं मृत्यु हो जाए। हो सकता है तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तुमने खा लिया और हार्ट अटैक आ जाए, तुम्हारा पैर फिसल जाए, गिर जाओ, तुम फ्रैक्चर, तुम्हें लकवा मार जाए। हो सकता है फ्रिज के अंदर पानी सड़ा हुआ निकल जाए, या बॉटल तुम्हारे हाथ से छूट कर गिर जाए, पानी सारा गिर जाए, या फिर फ्रिज में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, तुम्हारे घर में चोर घुस आए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि इन जनरल डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है हमारे साथ, नो डाउट, मगर क्या ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है? वेदांत ने कहा हाँ एक तरह से देखे तो पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है ये सब। साइंटिस्ट ने कहा यही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तुम्हारा पानी पीना तक सरल नहीं है इस संसार में। तुम पानी पी पाओगे कि नहीं ये तब तक कोई 100% एक्यूरेसी के साथ, गारंटी के साथ नहीं कह सकता जब तक तुम पानी पी के ख़त्म नहीं कर देते। ये हमेशा शंका बनी रहेगी कि तुम पानी पी पाओगे या नहीं। सपोज तुम ये यहाँ पर मुझसे कॉन्वर्सेशन पूरी सुन रहे हो, तुम देख रहे हो घर पे जाके रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे, मगर क्या गारंटी है कि तुम ये पूरी बात सुन पाओगे लास्ट तक? शायद तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाए, उस बिल्डिंग में आग लग जाए, तुम्हें अपने घर से किसी का फ़ोन आ जाए, तुम्हें कोई और काम आ जाए, तुम्हारा फ़ोन हाथ से छूट के नीचे गिर जाए, तुम्हारा हेडफोन ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम इस लेक्चर को पूरा सुन पाओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब तक गारंटी नहीं है जब तक तुम सुन के ख़त्म नहीं कर देते, तब तक ये अनसर्टेन रहेगा कि तुम सुन पाओगे या नहीं। हो सकता है बीच में कोई विघ्न आ जाए, चांसेस हमेशा बने रहते हैं। एक सिंपल से सिंपल काम के लिए भी हमेशा चांसेस बने रहते हैं कि वो काम हो पाएगा या नहीं। एक बहुत सरल उदाहरण दूँ तुम्हें? वेदांत ने कहा हाँ हाँ थोड़ा और, हालांकि मैं समझ गया हूँ मगर फिर भी।
कभी भी तुम कोई बोर्ड गेम खेलते हो, जैसे लूडो या बिजनेस या स्नेक एंड लैडर्स, कुछ भी, वहाँ पे तुमने देखा होगा एक डाइस होती है, एक क्यूब होता है बेसिकली, जिसमें 6 नंबर्स होते हैं, हर 6 साइड्स होते हैं और 6 के 6 साइड्स में एक एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि तुम्हें यहाँ बोर्ड पे स्क्रीन में दिख रहा है। मैंने कहा हाँ दिख रहा है। अब उसने, साइंटिस्ट ने कहा कि समझ लो मैं ये डाइस उछालता हूँ, तो क्या संभावना है कि कौन सा नंबर आए? क्या मैं कोई गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि नंबर 5 ही आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा? क्या मैं ये बता सकता हूँ? वेदांत ने कहा 5 आना वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है, मगर शायद आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते 5 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। तो साइंटिस्ट ने पूछा अच्छा कितनी पॉसिबिलिटी है कि 5 ही आएगा? वेदांत ने कहा देखो टोटल नंबर्स हमारे पास ऑप्शन 6 है, और आप जो बोल रहे हो वो 6 में से एक है, 5, तो मतलब है 6:1, मतलब 6 में से एक प्रोबेबिलिटी है कि 5 आ जाए। तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, दिख तो रहा है कि 6 पॉसिबिलिटीज़ है, मगर मुझे 8-9 दिख रही है शायद पॉसिबिलिटीज़, अगर तुम देख पाओ तो। मेरा ने कहा 8-9 कैसे, 6 ही तो नंबर्स है, और कैसे आए, और कुछ कैसे आ सकता है? साइंटिस्ट ने कहा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं रखूँगा। सबसे पहली बात कि तुमने कहा कि नहीं 5 की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, हम जनरल तरीके से डाइस उछालेंगे ना, तो 5 की कोई गारंटी नहीं है, सही बात है। मगर तुम्हें पता है कि मैं प्रॉपर इन पढ़े लिखे लोगों की तरह फोर्स और वेलोसिटी सब कुछ कैलकुलेट करके, एकदम कैलकुलेटेड तरीके से अगर मैं डाइस उछालूँ ना, किसी तरह एक मशीन से, एक रोबोट से डाइस उछलवाऊँ, तो वो ला सकता है 5 नंबर। तुम्हें पता है ये चीज़? ईरान ने कहा अच्छा हाँ बिल्कुल, हम कैलकुलेटेड तरीके से 5 नंबर को ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, उस पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जहाँ हम डाइस उछाल रहे हैं वहाँ ग्रेविटी कितनी है, ये टेबल का सरफेस कैसा है, ये डाइस का वजन कितना है, और 5 कहाँ पे है। तो प्रॉपर डायरेक्शन में रख के प्रॉपर फोर्स के साथ अगर हम कैलकुलेटेड करके समहाउ कैलकुलेट कर लें और उछालें, तो हम 5 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो ये तो सर्टेन हो गया। तो वेदांत ने कहा शायद इसलिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि क्वांटम लेवल पर ही एप्लीकेबल है, ग्रॉस लेवल पर नहीं, क्योंकि ग्रॉस लेवल पर तो हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने कहा नहीं, ये सारे के सारे दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ पर गलत हैं, पूरा सिलेबस ही गलत है यहाँ पर। ग्रॉस लेवल पर भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। जब मैंने तुम्हें पानी का एग्जाम्पल दिया तब कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ गिनाई तुम्हें मैंने। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, हार्ट अटैक और चोरी, बॉटल का गिर जाना, पानी गिर जाना, कुछ भी हो सकता है, शॉक लग जाना फ्रिज में से, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि नहीं? थी, बिल्कुल थी। वैसे ही यहाँ पे भी है। तो उसने कहा डाइस में कैसे हो सकता है कुछ, डाइस में तो 6 ही नंबर्स है। तो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। समझ लो हमने टेबल का सरफेस देख लिया, ग्रेविटी चेक कर ली, और डाइस का वजन देख के कैलकुलेट करके डाइस को उछाल दिया सही डायरेक्शन में प्रॉपर फोर्स के साथ 5 नंबर आने के लिए। क्या हो अगर कोई कबूतर आके बीच हवा में ही डाइस को ले जाए, फिर तुम क्या करोगे? मतलब तुमने डाइस उछाली हवा में, अब रास्ते में कोई पक्षी उड़ रहा था, वो डाइस को मुंह में लेके ही उड़ गया, अब क्या करोगे? वेदांत वहां आस्ते आस्ते निरुत्तर हो गया। अच्छा अब ये सोचो कि तुमने टेक ऑफ कहाँ से किया था? टेबल से। अब जब वो डाइस हवा में है, क्या हो अगर तुम्हारा कोई दूसरा मित्र प्लान में विघ्न डालने के लिए डाइस को बीच में से हाथ मार दे, वो कहीं और जाके गिर जाए, तो पूरा कैलकुलेशन फेल हो गया। शायद पंखा चल पड़े स्पीड से, टेबल फैन चल पड़े, तब भी कैलकुलेशन फेल हो गया। शायद कोई नीचे से टेबल ही गायब कर दे, खिसका दे जब वो हवा में, तब भी प्लान फेल हो गया। मैं इस तरह से तुम्हें हजारों पॉसिबिलिटीज दे सकता हूं वेदांत, प्लान फेल होने की, मगर प्लान सक्सेसफुल होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि कोई डिस्टरबेंस ना हो और कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, तो ही वो आ पाएगा। एक सिंपल सी डाइस को उछालकर भी अपनी पसंद का नंबर लाना तक अनसर्टेन है वेदांत। कुछ भी हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि कुछ होता ही है, मगर कुछ भी हो सकता है, सर्टेन कुछ भी नहीं है। आज लोग फ्लाइट्स बुक करते हैं, एकदम निश्चिंत होकर प्लेन में बैठते हैं कि हाँ हाँ अब 3 घंटे में हम न्यूयॉर्क पहुंच ही जाएंगे। मगर ये क्या गारंटी है, कहीं से उनको लिखित मिला है ब्रह्मांड से कि तुम्हारी फ्लाइट सेफली टेक ऑफ करके सेफली लैंड कर जाएगी?
अरे टर्बुलेंस आ जाएगा, मौसम खराब हो जाएगा, कुछ टकरा जाएगी, कुछ हो जाएगा, कभी हाईजैक हो जाएगा, प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा, लैंडिंग ढंग से नहीं हो पाई, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। और ऐसा तो नहीं कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, हुआ है। प्लेन उड़ रहा है तो गिर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई इंजीनियरिंग है, मैकेनिज्म है, दिक्कतें हो सकती है। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती वेदांत, हम सब अंदाजे पे चल रहे हैं। तुम यहाँ से घर भी पहुँच पाओगे, अभी मेरी लेबोरेटरी से निकल के तुम घर भी पहुँच पाओगे कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बीच में कोई तुम्हें किडनैप कर ले, तुम्हें कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी वाला ठोक दे, कोई गारंटी नहीं है। हम सब अंदाजे पे चल रहे हैं। अब क्योंकि हमारे अंदाजे मोस्टली सही निकलते हैं छोटी मोटी चीज़ों में और कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों में भी, इसलिए हम चल रहे हैं बस। और इन जनरल कुछ नहीं ही होता है। तुम्हें प्यास लगती है, तुम पानी पी के सो जाते हो, तुम सालों से ये कर रहे हो, बचपन से ये कर रहे हो, तुम्हारे पुरखे करते आए हैं, तो इसलिए तुम मान के चल रहे हो हाँ ठीक ही है, क्या हो गया। मगर बहुत लोगों को पानी पीते पीते हार्ट अटैक आया भी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ब्रह्मांड में कुछ भी सर्टेन नहीं है वेदांत। और क्योंकि ये डाइस के साथ पता है ऐसा क्यों हुआ, अब तुम देखो ये क्वांटम लेवल से इससे कनेक्टेड कैसे। डाइस हमने उछाली, हमें नहीं पता चला नंबर कौन सा है क्योंकि अनसर्टेन है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है तुम देखना, तुम ग्रॉस लेवल पे क्या देख रहे हो, डाइस, टेबल, हवा, कबूतर, ठीक है। मगर क्वांटम लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वांटम लेवल पे सब इलेक्ट्रॉन है। कबूतर भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, डाइस भी इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, टेबल भी इलेक्ट्रॉन का है, हवा भी इलेक्ट्रॉन की है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही आपस में खेल कर रहे हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कबूतर का इलेक्ट्रॉन डाइस के इलेक्ट्रॉन से कब टकराएगा तुम नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन कब कौन सा खेल कर जाएंगे हमें पता ही नहीं है। इसीलिए क्वांटम लेवल पर जो हो रहा है वो ग्रॉस लेवल को अफेक्ट करता है, क्योंकि ग्रॉस लेवल और कुछ नहीं है, सिर्फ जूम्ड आउट क्वांटम लेवल है तो सब इलेक्ट्रॉन ही। कबूतर का इलेक्ट्रॉन कब डाइस के इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए हमें क्या पता। हमने ग्रॉस लेवल पे क्या देखा कि कबूतर अपने चोंच में डाइस को दबा के लेके उड़ गया, मगर उसकी चोंच क्या है, इलेक्ट्रॉन, डाइस क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को दबा के निकल गया। ये है इलेक्ट्रॉन का ही खेल बेसिकली। और हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकते, जान नहीं सकते पूरी तरह। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए सब कुछ अनसर्टेन है। और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाए तुम फ्यूचर देख सकते हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि कबूतर का इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है मेरे डाइस के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो तुम फ्यूचर देख सकते थे कि हाँ ये कबूतर डाइस को लेके उड़ने वाला है चोंच में दबा के। तुम्हें ये पता होता, मगर तुम्हें ये नहीं पता था क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता है। ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का सार है वेदांत, जो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो वेदांत ने कहा एक मिनट, ये सारी पॉसिबिलिटीज तो आपने बता दी मुझे कि डाइस उछालने के बाद क्या होगा, वो नीचे गिरेगा या नहीं, मगर डाइस उछालना भी तो अपने आप में एक क्रिया है। मैंने इच्छा की डाइस उछालने की, मैं वहाँ टेबल लाया, वहाँ मैं डाइस लाया, मतलब ये सारी चीज़ भी तो अनसर्टेन थी जब तक हुई नहीं थी। यानी आप मेरी बात समझिए कि मैंने इच्छा की, ठीक है, सबसे पहले तो इच्छा का क्या कारण है वही नहीं पता हमें, थॉट्स क्या होता है वही नहीं पता। अब मैंने इच्छा की कि मैं डाइस लाता हूँ, उछालता हूँ और 5 नंबर लाने की कोशिश करता हूँ। सारा कैलकुलेशन करने के बाद नहीं आ पाया, वो बात अलग है। मगर फिर भी आप देखो कि मैं ग्रेविटी चेक करने में सक्षम रहा, मैं टेबल लाने में सक्षम रहा, डाइस लाने में सक्षम रहा, उसका वजन चेक करने में सक्षम रहा और प्रॉपर टेक ऑफ करने में भी सक्षम रहा, मगर बस लैंड नहीं कर पाया टाइम पे। मतलब ये सब चीज़ें सर्टेन थी, मतलब इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। मुझे टेबल ये मिला, मैं टेबल लाने में सक्षम हो पाया, मैं डाइस लाने में सक्षम हो पाया, उसको उछालने में सक्षम हो पाया, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। मैं नंबर नहीं ला पाया अपनी पसंद का, उसके पीछे कारण था, तो इसके पीछे भी तो कारण होगा कि मैं ला पाया शुरू में। तो उसका कारण क्या हो सकता है, वो कैसे सर्टेन या उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। साइंटिस्ट ने कहा तुम बहुत अलग जगह जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, मगर मैं बताऊंगा। वेदांत ने कहा उस हिसाब से तो हर चीज़ प्री डिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आप देखोगे तो किसी ना किसी को तो ये पता ही है कि मैं टेबल लाने वाला हूँ, डाइस लाने वाला हूँ, उछालने वाला हूँ और मैं अनसक्सेसफुल होने वाला हूँ। तो किसी ना किसी को तो ये पता ही है, कौन है वो, और ये कौन अलाउ कर रहा है मुझे, कौन मेरे दिमाग में ये सब करने का ख्याल डाल रहा है। बेसिकली क्या है ये सब, ये कब शुरू हुआ, क्या चक्कर है ये। कोई रैंडम व्यक्ति लकड़ा नहीं ढूंढता, टेबल नहीं बनाता, उससे शेप करके डाइस नहीं बना, तो मैं सब कर ही नहीं पाता। तो ये सर्टेन हो पाया उसकी वजह से, जिसने टेबल बनाया, जिससे मैंने टेबल खरीदा,
जिसने करेंसी बनाई जिससे मैं खरीद पाया। ये क्या चक्कर है, पूरा मैट्रिक्स में फंस रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शांत हो जाओ। तुम बेसिकली जा रहे हो ब्रह्मांड की शुरुआत में कि ये सब कुछ शुरू ही कैसे हुआ। अब ये भी अनसर्टेन है हमारे लिए कि कैसे शुरू हुआ कब ख़त्म होगा, ये हम जान ही नहीं सकते। ये कोई हमसे सुपीरियर बीइंग जान सकता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। हम हर जगह प्रेजेंट नहीं है। तुम वहाँ अपने टेबल पे बैठे हो, मैं अपने टेबल पे बैठा हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के टेबल को भी नहीं जानते, क्योंकि तुम वहाँ हो मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे टेबल के विषय में नहीं जानता, तुम मेरे विषय में नहीं जानते। तो ये वही व्यक्ति जान सकता है जो सब जगह हो, और जो सब जानता है फिर उसको ईश्वर होना पड़ेगा। और ईश्वर में ये लोग मानना नहीं चाहते, मगर ठीक है, ईश्वर के भी कुछ अभी पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भ्रम में रहो और फिर से किसी स्टूपिड रिलीजन को फॉलो करना चालू कर दो। तुम कोई भी अनभक्ति बेवकूफ़ी करो, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो एज ऑफ नाउ तुम दूर रहो इन चीज़ों से। तुम्हारे दिमाग में ये इच्छा आना सब कुछ जानने की, ये भी अनसर्टेन थी, मगर वो आ गई। अब क्या तुम ये जान पाओगे या नहीं, ये भी अनसर्टेन है, मगर ठीक है, चलो देखते हैं। सब कुछ अनसर्टेन है वेदांत, सब कुछ अनसर्टेन है। हमारी ये चर्चा कहाँ तक जाएगी, पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ अनसर्टेन है यहाँ। हाइजेनबर्ग ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के विषय में बोल के छोड़ दिया। मैंने जो तुम्हें यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है वो हर एक चीज़ पर अप्लाई होता है, और इसके लिए तुम्हें हाइजेनबर्ग की ज़रूरत नहीं थी। तुम वैसे भी अपने कॉमन सेंस से ये देख सकते हो, इसमें तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो तो ये सिद्धांत है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, कोई तुमसे आके पूछ ना ले, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वरना ये जानने के लिए तुम्हें हाइजेनबर्ग की ज़रूरत नहीं है। डाइस उछालने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये तुम भी जान सकते हो। जब तक हाइजेनबर्ग आगे उसे अनसर्टेन नहीं बोलेगा तब तक क्या वो अनसर्टेन नहीं रहेगा? हाइजेनबर्ग के बोलने के पहले भी अनसर्टेनिटी थी, उनके बोलने के बाद भी है। ध्यान रखना ये बात। अब तुम्हारे पास जितना जल्दी तुमने प्रोग्रेस किया है, जितना तुम सार को पकड़ के चल रहे हो, और इतने ज़्यादा उल्टे सीधे तुम सवाल कर रहे हो, नो नॉनसेंस सवाल, तो अब तुम साइंस की मर्यादा से बाहर निकलते जा रहे हो। तुम ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हो। विज्ञान के पास तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है। अब जो थे वो बहुत कम सार में, सिर्फ 2 से 3 घंटों में तुम सीख चुके हो ऑलरेडी। बहुत है, बहुत कुछ है विज्ञान के पास ऑफर करने को, मगर परम सत्य के विषय में और कुछ नहीं है, सच बताऊं तो, टू बी ऑनेस्ट। और ये जो लास्ट में तुमने जो प्रश्न पूछा है, ये तुम्हें ओरिजिनल कॉज, फर्स्ट कॉज की तरफ ले जाता है। यानी ये सब की शुरुआत ही कैसे हुई, तुम्हारी टेबल लाने की इच्छा, टेबल लाने में सक्सेसफुल हो पाना, ये सब कुछ तुम्हें ईस्टर्न फिलॉसफी के जो ईस्टर्न लोग हैं, यानी भारत एशियाई जो लोग हैं, उन लोगों का जो कर्म सिद्धांत है, ये तुम्हें उसके करीब लेके जाता है। वेदांत ने कहा कर्म सिद्धांत क्या होता है? साइंटिस्ट ने कहा मेरे साथ बस 2-3 दिन और, फिर ये तुम, अब तुम्हारा कोई घर द्वार तो है नहीं, तुम्हारे पास कोई बच्चे जिम्मेदारी तो है नहीं, तो तुम वहीं जाकर उन लोगों से पूछ लेना, वहाँ के आध्यात्मिक लोगों से, कि कर्म सिद्धांत क्या है। वो तुम्हें बताएंगे अच्छे से। मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, मेरी फील्ड अलग है। जिस तरह से वो एटम के बारे में पूछने में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, उन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वैसे ही मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो मैं नहीं चाहता तुम कोई गलत डेफिनेशन मुझसे सीख कर जाओ। ये तुम उन्हीं लोगों से सीखना जिनकी ये फील्ड है। हाँ, मगर तुम वहाँ जाके सीख पाओगे कि नहीं, अनसर्टेन है अभी भी। निष्कर्ष ये निकलता है इस कॉन्वर्जेशन से कि हम एज अ जीवात्मा, खैर जीवात्मा तो अभी इंट्रोड्यूस हुई नहीं है यहाँ, हम जो भी हैं एज अ कॉन्शियसनेस या ह्यूमन बींग्स, आप जो भी कह लो, ह्यूमन बींग्स, एज ह्यूमन बींग्स हम कभी भी परम सत्य नहीं जान सकते एम्पेरिकली। एम्पेरिकली यानी खुद के अंदाजे से या विज्ञान से हम कभी भी नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ हमेशा अनसर्टेन रहेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन कब क्या करेगा हम कभी नहीं जान सकते, और ये चीज़ प्रूवन है। इसीलिए जो वितंडावादी है, जो धूर्त है, जो मूर्ख है, वो लगा रहेगा अभी भी साइंस के पीछे। साइंस की जितनी भी मर्यादाएं थी वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है परम सत्य के विषय में। अब कुछ 2 या 3 टॉपिक मैक्स टू मैक्स बाकी है, वो हम अगले डिस्कोर्सेस में कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग द बिग बैंग। बिग बैंग में भी कितनी अनसर्टेनिटी है ये अब अगले डिस्कोर्स में देखेंगे, और उसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या जो भी कुछ बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है, वेव पार्टिकल, स्ट्रिंग थियरी, सब कुछ हम कवर कर लेंगे, लाइट फोटॉन्स, लाइट ईयर्स, सब कुछ। और उसके बाद जब हम फिलॉसफी में एंटर करेंगे तब वो प्योर लॉजिकल और बड़ी रसिक चीज़ होगी, क्योंकि तब हमारे पास विजडम होगा, एक्सपीरियंस होगा, और साइंस के सिद्धांत होंगे एज अ बैकिंग। उन सिद्धांतों को नज़र में रखते हुए हम अपनी फ़िलॉसफी को डेवलप करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एशियन और वेस्टर्न फिलोसफीज़ को, एशियन में भी अंदर की और भारत की सभी
फिलॉसफीज़ को, भारत के सभी दर्शनों पर हम डिटेल से चिंतन मनन करेंगे। नास्तिक हो, आस्तिक हो, बहु ईश्वरवादी हो, एक ईश्वरवादी हो, कैसा भी हो, सभी पर, वेदांत हो, सांख्य हो, षट दर्शन हो, कुछ भी हो। और पर्पस हमारा पता ही है, अल्टीमेटली वैदिक अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना। तो वो लास्ट में हम यही करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।